हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन कीजिएगा, उसका सलूशन किया जाएगा। और आज आपका इतिहास में जो टॉपिक ले रहे हैं ये मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का है। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है समझने में, थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं और उनके जो क्षेत्र हैं, उनके जो राजा हैं, यहाँ मोस्टली समझने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आई होप आज के क्लास के बाद आप लोगों को ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा और आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ भी जाएंगे। और आप लोग एक दो बार इसको रिवाइज करके देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। मैंने इसके पहले भी वीडियोस में डिस्कस किए थे। जब भी कोई बड़ा साम्राज्य उभर के सामने आता है तो बहुत सारे छोटे छोटे जो क्षेत्रीय शक्तियाँ होती हैं उनको ख़त्म करके वो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। जैसे आपने देखा था कि वैदिक काल के बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आती है जहाँ पे 16 महाजनपदों का उदय होता है और उन्हीं महाजनपदों में जो मगध नाम का महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में सामने आया था। और इसी जो है महाजनपद से नए नए राजाओं का उद्भव हुआ या वहाँ पे कई वंश सामने आए, जैसे हर्यक वंश, जैसे शिशुनाग वंश। इसके अलावा आप देखेंगे मौर्य वंश और नंद वंश और फिर मौर्य वंश। अब ये जो मौर्य वंश है मगध का, इसका भी जो है पतन हो जाता है। लेकिन ये जो मौर्य साम्राज्य था इसने छोटे छोटे बहुत सारे महाजनपदों को मिला करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी उस साम्राज्य को संभाल नहीं सके और ये जो साम्राज्य है इसका पतन हो जाता है। यानी कि जब एक बड़ा वृक्ष उगता है तो उसके जो नीचे छोटे छोटे पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पनप नहीं पाते हैं और एक बड़े वृक्ष के नीचे जो है इस तरह का पौधे नहीं होते या कहिए कि बिल्कुल क्लीन होता है। तो ऐसे ही जब मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ तो जो छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, जो राज्य थे, वो समाप्त हो गए। लेकिन जैसे ही ये बड़ा वृक्ष यानी कि मौर्य साम्राज्य गिरा तो उसके नीचे छोटे छोटे नई नई शक्तियों का उद्भव होने लगा। और आपको पता है कि जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा थे बृहदत्त, उन्हीं की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और जो पुष्यमित्र शुंग हैं ये ब्राह्मण वंश के हैं। ये जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो कर देते हैं, यानी कि मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लेते हैं, आसपास के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लेते हैं। लेकिन उत्तर पश्चिम जो सीमा क्षेत्र था ये उनके क्षेत्र में शामिल नहीं था या यहाँ पर वो अधिकार नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से यहाँ की जो सीमा थी वो असुरक्षित थी या वहाँ पे कोई सुरक्षा घेरा नहीं था। तो आप देखेंगे जो मौर्य साम्राज्य है ये अपने आप में बहुत अच्छा साम्राज्य था। खास करके आप अशोक का शासनकाल देखेंगे तो काफ़ी जो है सहिष्णुतापूर्ण शासन किया उन्होंने। सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को उन्होंने संरक्षण दिया और प्यार और सौहार्द की भावनाओं को अपने साम्राज्य में स्थापित करने का प्रयास किया था। और यही रीज़न है कि जो मौर्य साम्राज्य है इस साम्राज्य में सभी धर्मों ने लगभग जो है ग्रोथ किया, यानी कि वो आगे बढ़े। और ख़ास करके जो आप देखेंगे बौद्ध धर्म है इसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया। भारत में ही नहीं विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। और इन्हीं सारे संप्रदायों के उद्भव और प्रचार प्रसार की वजह से जो ब्राह्मण जो वर्ग था या जो ब्राह्मण एक तरीके से कहीं वर्ण आते थे, जो कि समाज में अपना एक अलग सा स्थान उन्होंने स्थापित कर लिया था सर्वोच्चता का। और वो जो कहते थे वही समाज करता था, उसे वही करना पड़ता था क्योंकि समाज का जो धार्मिक या जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य था वो उनके हाथों में था। लेकिन जैसे नए नए धर्मों का या संप्रदायों का उदय हुआ और उनका विस्तार होना शुरू हुआ, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा नए नए धर्म और संप्रदाय में जाना पसंद किया या उसको एक्सेप्ट करने लगे। तो ये जो रूढ़ियाँ थी, जो आडंबर थे, जो ब्राह्मणों ने समाज में फैला रखे थे, वो कहीं ना कहीं कम होने लगा या लोग उसका विरोध करने लगे। तो जो ब्राह्मण थे उनके वर्चस्व में ह्रास आया, कमी आई। जो सालों से, जो सदियों से वो समाज को अपने हिसाब से चला रहे थे और समाज में अपने आप को सबसे प्रतिष्ठित स्थानों पर रखा था, उस स्थान में जब ह्रास आने लगी तो ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं तकलीफ होने लगा और उन्हें लगा कि हमें अपने वजूद को या अपने वर्चस्व को स्थापित करना होगा या उसे बचाना होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए पुष्यमित्र शुंग ने जो है अंतिम जो मौर्य शासक थे बृहदत्त, उनकी हत्या कर दी। और फिर से उन्हीं वैदिक जो कर्मकांड थे, जो वैदिक सारे जो है नियम कानून थे, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसे वापस उन्होंने लागू करने का प्रयास किया।
और इसी दरमियान उन्होंने जो अन्य संप्रदाय थे, जो दूसरे धर्म थे, उनको उतना संरक्षण नहीं दिया। खास करके आप देखेंगे जो मौर्य साम्राज्य है इसने बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया, और इसी वजह से जो बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु थे वो कभी नहीं चाहते थे कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो, क्योंकि वो उनके सरपरस्त थे, यानी कि उनको हमेशा मदद करते थे, संरक्षण देते थे। और जब पुष्यमित्र शुंग ने नए साम्राज्य की स्थापना की तो जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य के जो विद्रोही थे, जो पुष्यमित्र शुंग के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे या लड़ाई कर रहे थे, उनको अपने बौद्ध विहारों में संरक्षण दिया, उनको मदद की, विद्रोही गतिविधियों में उनको काफ़ी मदद किया, जिसकी वजह से जो पुष्यमित्र शुंग हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और वहाँ पे ऐलान करते हैं कि जो भी ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को का सर काट करके लाएगा हम उसे इनाम देंगे। या फिर ऐसे बौद्ध भिक्षुओं की उन्होंने सामूहिक रूप से हत्याएं कराई जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के लोगों की मदद की पुष्यमित्र शुंग के खिलाफ विद्रोह करने में। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र जो शुंग हैं ये बौद्ध विरोधी हैं और उन्होंने उन 84,000 स्तूपों को भी तुड़वा दिया था जो अशोक ने बनवाया था। लेकिन ऐसा प्रमाणित पूरी तरह से नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत के दौर में इनका जो है रुख काफ़ी सख्त था। ये वैदिक नियम कानूनों को और वैदिक सोसाइटी को वापस समाज में स्थापित करना चाहते थे, ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान देना चाहते थे, दूसरे धर्म संप्रदायों को उनकी जो महत्व को कम करना चाहते थे, ताकि जो ब्राह्मण है उनका वर्चस्व वापस स्थापित हो, हमारा जो समाज है वो वैदिक धर्म पे स्थापित हो। तो उसी दरमियान उन्होंने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं भी कराई और बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को उन्होंने तुड़वाया भी। लेकिन आगे चल कर के जब स्थिति उनके कंट्रोल में आ जाती है, यानी कि जो विद्रोही थे वो ख़त्म हो जाते हैं या उनका कोई विद्रोही नहीं रह जाता है और उन्हें लगता है कि नहीं अब खतरा नहीं है और हम जैसा चाहे वैसा वर्क कर सकते हैं, तो उन्होंने इन गतिविधियों को बंद कर दिया था, रोक दिया था। और ऐसा प्रमाणित भी है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म का साहित्य है दिव्यावदान और दीपवंश, इसके अलावा महावंश, ये जो साहित्य हैं ये खुद जो है इनमें वर्णन मिलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग हैं उनके दरबार में उनके मंत्रियों में बौद्ध भी शामिल थे। तो जाहिर सी बात है अगर वो बौद्ध विरोधी होते इतना ज़्यादा तो अपने दरबार में मंत्रियों के रूप में तो बौद्धों को शामिल नहीं करते। यानी कि शुरुआत में वो उनका जो रुख था वो काफ़ी सख्त था, लेकिन जब सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में आ जाती हैं तो उनका रुख जो है वो नॉर्मल हो जाता है, या वो सबके प्रति एक तरीके से कहेंगे पोलाइट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भरहुत स्तूप का निर्माण भी करवाया और उन्हीं के शासनकाल में या शुंगों के शासनकाल में ही जो सांची का स्तूप है उसका आकार 2 गुना कराया गया था। तो जाहिर सी बात है उन्होंने बाद में अपनी जो कठोर नीतियाँ थी उसमें लचीलापन लाया या उसे छोड़ा, तो आगे चल कर के उनके जो नीतियाँ हैं वो थोड़ा सा सहिष्णु हो गई। और इन्हीं के शासनकाल में आप देखेंगे ये वही वैदिक जो संस्कृति है, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ करना, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करना, समाज में वही सारे पुराने नियम कानून लागू करना, चारों वर्णों में समाज को विभाजित कर देना और उनका वर्ग निर्धारित कर देना। जबकि आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य में जो शूद्र थे उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। जो कौटिल्य है उन्होंने खुद अर्थशास्त्र में जो शूद्र हैं उनके लिए आर्य शब्द का वर्णन किया। उन्होंने जो है खुद लिखा है कि जो शूद्र हैं उन्हें जो है सैनिक के रूप में भर्ती किया जा सकता है, जबकि जो सैनिक का काम है वो क्षत्रियों का काम होता है, लेकिन उन्होंने शूद्रों को इसके लिए अधिकारी माना या इजाज़त दी कि उन्हें ऐसा करने का जो इजाज़त है या वो कर सकते हैं अगर उनके अंदर एबिलिटी है, यानी कि क्वालिटी है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो शूद्र हैं उन्होंने कृषि कार्य किया या उन्हें कृषि कार्य में लगाया गया, जो कि एक वैश्य वर्ण का काम हुआ करता था वैदिक काल में। यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो शूद्र हैं वो जो है क्षत्रिय का भी वर्ग कर रहे थे और वो वैश्य का भी वर्ग कर रहे थे। लेकिन जब ये शुंग वंश की स्थापना होती है तो जो पुष्यमित्र शुंग हैं ये वापस फिर से शूद्रों की स्थिति पुराने जैसे कर देते हैं, यानी कि इन्हें अपने ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करनी होगी और जो ब्राह्मण होगा वो वर्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, उसके बाद क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य और सबसे लास्ट में शूद्र आएंगे। यानी कि वो पुराने कर्मकांड नियम कानून पुष्यमित्र शुंग ने फिर से लागू करने का प्रयास किया। तो आप यहाँ देखेंगे काफ़ी कुछ जो है बदलाव आया है। तो जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो भारत में देशी राज्य स्थापित होते हैं। पहला तो शुंग वंश स्थापित हुआ, उसके समाप्ति के बाद या उसे खत्म करके कर्ण वंश स्थापित हुआ और कर्ण वंश की समाप्ति के बाद सातवाहन वंश आता है। ये तो आपके भारतीय वंश हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में शासन किया था। लेकिन कुछ विदेशी जो है शासक भी उस समय भारत पर आक्रमण किए और भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया
और वहाँ पे शासन किया। उनके कुछ महत्वपूर्ण शासकों को भी हमें पढ़ना है जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद वो कौन से विदेशी थे जो भारत में आए और उनके आने का या उनके साम्राज्य का जो वर्णन है या जो जानकारी का स्रोत है वो क्या क्या है, कौन कौन से वो साक्ष्य हैं, स्रोत हैं जिससे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है और मौर्योत्तर काल में भारत की क्या स्थिति थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और आज शुरुआत करेंगे उन्हीं विदेशी आक्रमणकारियों से जो कि मौर्य साम्राज्य में भारत में आक्रमण करते हैं। तो एक एक करके उनको पढ़ते हैं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले हम मैप पे नज़र डालेंगे क्योंकि मैप काफ़ी चीज़ें आसान कर देता है। अगर हम मैप का सहारा लें तो हमें क्षेत्रफल, राजनीतिक स्थिति का बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि उस समय उनका क्षेत्र कहाँ था और उन्होंने अपनी राजनीतिक विस्तार कहाँ तक किए थे और वो कौन लोग थे और कहाँ से आए थे और कहाँ तक उनका विस्तार हुआ था। तो मैप के थ्रू अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए बच्चों मैप से शुरुआत करेंगे। ये आप देख रहे हैं हमारे देश का नक्शा है, भारत का नक्शा है और यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका है। मौर्य साम्राज्य के बाद कौन से विदेशी हैं जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद भारत के अंदर जो देशी राज्य स्थापित हुए वन बाय वन करके उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद वो कौन था जिसने सबसे पहले अधिकार किया, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हिंद यवन जो कि बैक्ट्रिया में स्थापित थे। आपको पता है हिंद यवन यानी कि जो यूनानी है उन्हीं को बाद में हिंद यवन कहा गया। जो यूनानी शासक हैं आपको पता है, पहले जो यूनानी शासक थे सिकंदर थे जिन्होंने नंद वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था और भारत के उत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्रों के बड़े क्षेत्र को उन्होंने विजिट किया था। लेकिन वापस जाने के दरमियान उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया था कि वो वहाँ पे शासन करेंगे और वो कुछ टाइम बाद फिर से आएंगे और भारत को विजिट करेंगे। लेकिन वो रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में और उनका ये सपना पूरा नहीं होता। लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी थे वो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। आप देखेंगे जब मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ और उसने मगध से, यानी कि आप देखेंगे मगध है और मगध को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार जो है बढ़ाना शुरू किया। तो यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मान लीजिए ये पाकिस्तान की सीमा है और ये अफगानिस्तान की सीमा है। तो यहाँ तक जब उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार शुरू किया तो उसी दरमियान जो सेल्यूकस हैं जो कि यूनानी जो है उत्तराधिकारी के रूप में शासन कर रहे थे सीरिया से लेकर के ईरान, इराक के क्षेत्रों में, वो भी अपनी सीमा को भारत की तरफ बढ़ाना चाहते हैं जो है सिकंदर की ही तरह कि हम भारत पे आक्रमण करेंगे और अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे। लेकिन जैसे ही वो यहाँ आते हैं सिंध नदी के किनारे, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो उन्हें हरा देते हैं और हारने के बाद जो सेल्यूकस निकेटर है इन्होंने अपने 4 प्रांत या अपने अधिकार क्षेत्र के 4 प्रांत जिसमें काबुल, कंधार और इसके अलावा आप देखेंगे जो है नीचे के कुछ क्षेत्र और ऊपर यानी कि सिंध का क्षेत्र, काबुल का क्षेत्र, कंधार का क्षेत्र और ऊपर का जो एक बलूचिस्तान क्षेत्र है, ये 4 जो प्रांत थे उन्होंने वो मौर्य साम्राज्य में यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको गिफ्ट के तौर पे दे दिया या हर जाने के रूप में, हारने के एवज में दिया। बदले में अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें उपहार स्वरूप 500 जंगी हाथी यानी कि जो युद्ध में उपयोग में आती हैं ऐसी हाथी उन्होंने गिफ्ट में दिया था। तो मौर्य साम्राज्य ने अपनी सीमा को सुरक्षित कर लिया था, यानी कि जो वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो उस समय मौर्य साम्राज्य में लगभग स्थापित था। वहाँ तक हमारा देश है यानी कि पूरा पाकिस्तान हमारे क्षेत्र में आता था मौर्य साम्राज्य में और अफगानिस्तान का भी नीचे का हिस्सा हमारे साम्राज्य में आता था यानी कि मौर्य साम्राज्य में आता था। उन्होंने वहाँ तक अधिकार कर लिया यानी कि सेल्यूकस को वहाँ पे रोक दिया था। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी थे वो लोग फिर से इन क्षेत्रों में अधिकार करने का प्रयास करते हैं और चूँकि ये लोग जो थे यूनानी लोग ये सदियों से हमारे पूर्वोत्तर के जो सीमाओं पे रह चुके थे यानी कि सिकंदर के टाइम से लेकर के अभी तक ये थे मौर्योत्तर काल तक। तो हमारे क्षेत्र के जो है सटे हुए इलाके में रहने की वजह से इनके ऊपर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर का या हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं उनका बहुत ज़्यादा असर आ गया था। तो वो ना तो शुद्ध रूप से यूनानी रह गए थे और ना ही वो शुद्ध रूप से भारतीय हो पाए थे यानी कि हिंद हो पाए थे।
इसीलिए इनको हिंद यमन कहा जाने लगा, क्योंकि इनके अंदर मिक्स जो होती है कल्चर या मिक्सअप पाया जाने लगा, हमारे कल्चर का भी और यूनानी कल्चर का भी, इसीलिए इन्हें हिंद यमन कहा जाने लगा। और यही हिंद यमन है जो जब ये मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो अपने क्षेत्र विस्तार यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। और क्षेत्र विस्तार के दरमियान इन्होंने जो है आगे बढ़ करके यहाँ पे अधिकार किया। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जब ये अधिकार कर लेते हैं तो यहाँ से इनकी दो शाखा जाती है, एक यहाँ पे जाती है और दूसरी यहाँ पे जाती है। जो आप देखेंगे ये शाखा है इसको हिंद यमन तक्षशिला, यानी कि हिंद यमन की इस शाखा को जो है कहते हैं, इसके जो मतलब शाखा का जो राजधानी है वो तक्षशिला है। आपको पता है ये तक्षशिला है। और तक्षशिला जो है ये मौर्य काल में आपको पता है कि महाविद्यालय हुआ करता था या विश्वविद्यालय हुआ करता था, और ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। तो पहली जो शाखा आई हिंद यवनों की, इसने तक्षशिला पर अधिकार किया। और दूसरी जो हिंद यवनों की शाखा आई उसने यहाँ पे पंजाब, जो कि पाकिस्तान और भारत में मिला करके पंजाब क्षेत्र यहाँ पर अधिकार किया, और इन्होंने अपनी राजधानी साकल को बनाया था। तो जो ये हिंद यमन सीमा पे बैठे हुए थे, इन्होंने आक्रमण किया भारत पर, और इनकी दो शाखा आई आक्रमण करने, और एक शाखा आप देखेंगे पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण किया, और इसकी जो राजधानी थी वो साकल या सियालकोट थी। और जो दूसरी शाखा थी वो तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई और यहाँ के क्षेत्रों पर अधिकार करके शासन करना शुरू कर दिया, और इनकी राजधानी तक्षशिला थी। यहाँ पे हिंद यवनों का शासन स्थापित हो गया और ये लोग यहाँ पे शासन करने लगे दो भागों में, दो टुकड़ों में। इसी दरमियान आप देखेंगे जो चीन का क्षेत्र था, चीन में उस समय 3 जनजातियाँ हुआ करती थी या 3 राजवंश थे। एक था हुंगनू। हुंगनू जो था यहीं आगे चल करके हूण कहलाएंगे। आप आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हूणों ने आक्रमण किया, ये वही हुंगनू है। और जो दूसरी जनजाति थी या जो दूसरा साम्राज्य था वो यूचियों का था। जो यूची थे यही जो है भारत में कुषाण के नाम से प्रसिद्ध होंगे आगे चल करके। जब ये भारत में आ जाएंगे तो इन्हें कुषाण कहा जाएगा। एक और भी यहाँ पे साम्राज्य था जो शक था या जिसको सीथियन कहते थे। ये 3 साम्राज्य थे जो चाइना में उस समय रहते थे और ये आपस में लड़ते रहते थे। तो आप देखेंगे बच्चों, ये जो हुंगनू है ये बाद में ये हूण कहलाएंगे। इन्होंने ये यूचियों पर आक्रमण किया और यूचियों के क्षेत्र को छीन करके अपने क्षेत्र में मिला लिया। यूचियों ने अपने क्षेत्र को खो देने के बाद ये आगे बढ़ते हैं और जो शक या सीथियन थे इनको हरा करके इनके क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। तो यूची शकों के क्षेत्र पे आ गए और यूचियों के क्षेत्रों को हुंगनू या हूणों ने अपने अधिकार में ले लिया। तो आप देखेंगे बच्चों, ये जो शक है इनके पास अब क्षेत्र नहीं रह गया, ये कहाँ जाए, इनको यहाँ से यूचियों ने मार करके भगा दिया। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ से जो रेशम मार्ग है इस रास्ते को पकड़ करके ये यूरोप की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यहाँ पे बैक्ट्रिया के जो शासक थे उन लोगों ने इनसे युद्ध किया और युद्ध में इन शकों को हरा दिया। शकों को दूसरी बार भी हारना पड़ा और ये जो शक यूरोप की तरफ जा रहे थे ये लोग यहाँ आगे नहीं बढ़ पाए और ये लोग इधर को मुड़ गए और यहाँ से होते हुए ये सिंध प्रांत के निचले क्षेत्रों में आ गए। यहाँ से आप देखेंगे सिंध नदी बहती हुई जाती है और सिंध नदी के निचले क्षेत्रों में आ गए और यहाँ पर इन्होंने अपने जो है साम्राज्य को स्थापित कर लिया इन क्षेत्रों में। और यहाँ पे स्थापित करने के बाद जो शक हैं सबसे पहले यहाँ आकर के बस जाते हैं। तो आसान है बच्चों, शक को कहाँ से आए हैं, चीन से आए हैं। चीन के हुंगनू या हूण जनजातियों ने यूची कबीले पर आक्रमण किया और यूचियों का क्षेत्र छीन लिया। यूचियों ने शकों के क्षेत्र पर आक्रमण किया और शकों के क्षेत्र को छीन लिया। शक जो है अपनी जान बचा करके भागे और नए क्षेत्र की तलाश में आगे बढ़ते हैं, बैक्ट्रिया में पहुँचते हैं। तो बैक्ट्रिया के जो शासक हैं या हिंद यवन जो शासक हैं उन्होंने इनको हराया और ये हारने के बाद नीचे के क्षेत्र में आते हैं और सिंध प्रांत के नीचे के क्षेत्र में बस जाते हैं और यहाँ पे शकों की स्थापना हो गई। ये जो शक हैं ये हिंद यवनों से भी ज़्यादा क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। हिंद यवन तो यहीं तक है बच्चों, आप देखेंगे ये छोटे से क्षेत्र में हिंद यवन का स्थापना है, लेकिन जो शक है ये यहाँ नीचे के क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं और नीचे के क्षेत्र में अधिकार करने के बाद ये फिर अपने क्षेत्र विस्तार को करना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं। तो इनकी जो है एक शाखा जाती है और भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित कर लेती है और यहाँ पे इनकी जो है एक शाखा स्थापित हो गई जिसको कहा गया है पंजाब शाखा। यानी कि ये जो शाखा है ये क्या है, शकों की पंजाब शाखा है जो भारतीय पंजाब में स्थापित हुई थी।
और इसका जो पहला शासक था या जो संस्थापक था वो मेउस था। मेउस या मोए ये शकों की पहली शाखा का संस्थापक है, जो कि पंजाब शाखा है। दूसरी जो शाखा है शकों की, ये आप देखेंगे यहाँ पे इसने अपने क्षेत्र को स्थापित किया। ये आपका देखेंगे ये लगभग जो मथुरा क्षेत्र है वो है, यानी कि यूपी का जो मथुरा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में शकों ने अपने क्षेत्र को स्थापित किया और ये जो है मथुरा शाखा कहलाए। और इनका जो संस्थापक था वो राजुल या हगामनस था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। ये जो शक हैं इन यहाँ पे अपने पूरे क्षेत्र को स्थापित कर लिया है इन्होंने, और यहाँ से इनकी एक शाखा अपने सैनिकों को लेकर के सेनापति जो है वो आगे बढ़ता है और पंजाब के क्षेत्र को विजित करता है, यहाँ पे अपने क्षेत्र की स्थापना कर लेता है और यहाँ स्थापना करने वाला पंजाब शाखा कहलाता है और राजा मेउस या मोए है। दूसरी जो टुकड़ी निकलती है अपने सैनिकों को लेकर के क्षेत्र विस्तार करने के लिए, ये आगे बढ़ती है और मथुरा के क्षेत्र पर अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है। यहाँ पे अपना अधिकार करने के बाद मथुरा शाखा के नाम से एक शक राज्य की स्थापना करती है और जिसके जो संस्थापक हैं ये राजुल या हगामनस हैं। तीसरी जो शकों की टोली निकलती है या एक सेनापति के नेतृत्व में निकलती है वो इस क्षेत्र में आती है। ये मध्य प्रदेश का उज्जैन क्षेत्र है और यहाँ पे ये अपना जो है स्थापित कर लेते हैं और ये जो है ये चस्टन कहलाते हैं। ये चस्टन राजवंश की स्थापना करते हैं शक और ये चस्टन वंश कहलाता है और इसका जो संस्थापक है ये चस्टन है। ये शकों की तीसरी शाखा हो गई बच्चों। दूसरे और जो चौथी शाखा है ये आप देखेंगे महाराष्ट्र में स्थापित हुआ और इस शाखा को कहा गया छहरात वंश, यानी कि ये छहरात शाखा है या छहरात वंश है और इसके संस्थापक भूमक हैं। तो आप देखेंगे कितने शाखाएं हो गए हैं। एक पंजाब शाखा है, संस्थापक मेउस या मोए। दूसरा मथुरा शाखा है, संस्थापक राजुल या हगामनस। तीसरी जो शाखा है वो उज्जैन का है, शासक या संस्थापक चस्टन है। चौथी जो शाखा है ये आपका शक जो है छहरात वंश का स्थापना करते हैं और जिसके जो संस्थापक हैं ये भूमक हैं। और इनकी एक शाखा अफगानिस्तान में भी रह गई थी। तो लगभग शकों की 5 शाखाएं थी, लेकिन चूंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम जो है इन्हीं शाखाओं को ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे जो इन्होंने भारत में स्थापित किए थे। तो ये इनकी 4 शाखाएँ हैं। इनका जो मेन सेंटर है वो यहाँ पे है और यहीं से जो सेनापति हैं वो अपने सैनिकों को लेते हैं और एक एक टुकड़ी बना करके भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं और उन अलग अलग क्षेत्रों पर विजित करने के बाद उन पर अधिकार कर लेते हैं और वहाँ पर जो है एक छत्रप के रूप में शासन करने लगते हैं। छत्रप मीन्स जो क्षेत्रों पर अधिकार कर ले या क्षेत्रों का विस्तार करे, तो इसी को कहा जाता है छत्रप प्रणाली या इसी को राज्यपाल प्रणाली कहते हैं। यानी कि ये मेन सेंटर है और यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों को स्थापित करके अलग अलग राज्यों को स्थापित किया। वहाँ पे राज्यपाल बने जो कि इनके अंडर में थे, यानी कि इनके अंडर में काम कर रहे थे। यहाँ से जो भी उन्हें संपत्ति धन प्राप्त होता था उसका कुछ हिस्सा वो अपने मेन सेंटर पे भेजते रहते थे। जैसे भारत में है सेंटर जो है वो दिल्ली है और अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों से बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं वह सेंटर को जाता है। ऐसे ही जो शकों की अलग अलग शाखाएं हैं, इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों से धन का कुछ हिस्सा अपने मेन सेंटर को भेजा और यहीं से ये गाइडलाइन इनको मिलती थी कि इनको किस तरह से शासन करना है, किस तरह से क्षेत्र विस्तार करना है, किस तरह से वहाँ पे सारी चीज़ों को करना है। वो यहाँ से कंट्रोल होते थे। ये शकों की मेन जो है सेंटर है और यहाँ से ये 4 शाखाओं का विस्तार हुआ। 4 क्षेत्रों में उसके संस्थापक अलग अलग हैं, उन शाखाओं का नाम अलग अलग है और उनका क्षेत्र भी अलग अलग है। इम्पॉर्टेंट क्यों है बच्चों? क्योंकि इसको इसलिए ध्यान देना है कि ये जो शक हैं इनका देखिए क्षेत्र विस्तार बहुत ज़्यादा है। इन्होंने लगभग भारत के एक हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। हिंदयवन तो यहाँ छोटे से क्षेत्र में है, लेकिन शकों ने अपने जो है क्षेत्र विस्तार को बहुत ज़्यादा जो है फैलाया है या बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया है। इम्पॉर्टेंट है। आप ये जो देख रहे हैं चस्टन वंश, इस चस्टन वंश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वंश में चस्टन का जो पौत्र है वो रुद्रदामन होते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। रुद्रदामन काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। शकों में सबसे शक्तिशाली जो है राजा है रुद्रदामन और इन्होंने जो है उज्जैन पर अधिकार के राजा तो थे ही, धीरे धीरे करके इन क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लेते हैं। और यहाँ पे गुजरात में आपको पता है सौराष्ट्र प्रांत में एक सुदर्शन झील नामक झील थी जो टूट फूट गई थी, जिसका इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। ये सुदर्शन झील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो स्थापना है या इसको जो बनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था और उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य थे जिनके नेतृत्व में काम किया गया था।
आगे चल के जब ये झील टूट जाती है तो इसको अशोक के जो राज्यपाल थे तुसास्प, उन्होंने इसको जो है फिर से मरम्मत करवाया अशोक के शासनकाल में। और जब शकों का शासनकाल आता है, खास करके रुद्रदामन प्रथम का, उस टाइम तक ये झील फिर से टूट जाती है और सौराष्ट्र प्रांत जो है ये पानी की कमी वाला क्षेत्र है। आज भी यहाँ पानी की कमी रहती है, तो ऐसे में यहाँ पानी स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये रुद्रदामन यहाँ पे अधिकार कर लेते हैं तो यहाँ की जनता उनसे अपील करती है कि प्लीज़ आप इस झील को सही करवा दीजिए, इसकी मरम्मत करा दीजिए, इससे हमारे पीने के पानी का और सिंचाई के लिए व्यवस्था हो जाती है। तो रुद्रदामन ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत क्रोश से, यानी कि जो उनका पर्सनल पैसा था, जो अपने खर्चे से उन्होंने इस झील की मरम्मत कराई थी। यानी कि इसके लिए उन्होंने जनता से कोई टैक्स नहीं लिया था, कोई बिगाड़ नहीं करवाया था, बल्कि अपने व्यक्तिगत खर्चे से या व्यक्तिगत कोष से उन्होंने इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। और उनके जो राज्यपाल थे वो सुविशाख थे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे कि कौन है राज्यपाल। अशोक के शासनकाल में तुसास्प हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य हैं। और जो रुद्रदामन हैं, इनके शासनकाल में जो उपराज्यपाल हैं वो सुविशाख हैं। तो ये काम इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया था। इसी झील के पास एक पत्थर पर इन्होंने एक शिलालेख लिखवाया था, जो कि बार बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और ये एग्जामिनर्स का पसंदीदा क्वेश्चन है, ये झील और ये अभिलेख। जो कि ये झील जो है इसमें 4 राजा संबंधित हैं। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, दूसरे अशोक हैं, तीसरे रुद्रदामन हैं और जो चौथे हैं वो स्कंदगुप्त हैं। और इन 4 राजाओं के जो है अलग अलग राज्यपाल, चंद्रगुप्त मौर्य के पुष्यगुप्त वैश्य, अशोक के तुसास्प, और जो रुद्रदामन है इनके सुविशाख, और इसके अलावा जो स्कंदगुप्त हैं इनके चक्रपालित। ये 4 उपराज्यपाल और 4 राजा ये जो है इस सुदर्शन झील से संबंधित हैं। और जो अभिलेख है इस पे इन्हीं राजाओं का वर्णन है, इन्हीं राजाओं का नाम मिलता है। तो जो अभिलेख है ये रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था सौराष्ट्र प्रांत में, और वहाँ पे गिरनार क्षेत्र में उन्होंने लिखवाया था, इसीलिए इसको गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं। और इस पर इन 4 राजाओं और राज्यपालों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इस पर जहांगीर का भी लेख मिलता है, यानी कि लगभग 5 राजाओं का लेख इस पर मिलता है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये विशुद्ध संस्कृत, यानी कि बिल्कुल शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। तो एग्ज़ाम में आया बच्चों कि जो गिरनार अभिलेख है ये कहाँ पे है, तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है। और इसको किसने लिखवाया था, रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था। रुद्रदामन किस वंश के थे, तो ये शक वंश के थे। ये किस भाषा में लिखा है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा है। आपको पता है कि जो संस्कृत है वो भारतीयों की पसंदीदा या हमारी प्राचीन भाषा थी, लेकिन हमारे यहाँ जो भी अभिलेख लिखवाए गए उसमें जो सबसे प्राचीन अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है वो एक विदेशी ने लिखवाया है, यानी कि एक शक राजा ने लिखवाया है, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। ये किसी भारतीय ने नहीं लिखवाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसलिए ये शक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने आपको इतने डिटेल में बताया। ये जो है लगभग चाइना से संबंधित है, और ये लोग किस तरह यहाँ पे आकर के स्थापित हो जाते हैं, कैसे इनमें से एक एक जो है सेनापति अलग अलग क्षेत्रों को विजिट करते हैं, वहाँ पे अलग अलग शाखाओं के रूप में शक का साम्राज्य स्थापित करते हैं, उसके अलग अलग संस्थापक हैं, और भारत के लगभग एक हिस्से में इन्होंने पूरा अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था। इन्हीं के कुछ महत्वपूर्ण शासकों में रुद्रदामन है, जो कि चष्टन शाखा के ही शासक थे, और बाद में ये पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो रुद्र सिंह तृतीय था, जिसको देखेंगे आप जब गुप्त साम्राज्य आता है तब ये शकों को हराना शुरू करता है, और जो है वही लोग हराते हैं शकों को, या इनके साम्राज्य को धीरे धीरे ख़त्म करते हुए समेट देते हैं, और यहाँ पे गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं वो जब इस शक साम्राज्य के जो शासक हैं रुद्र सिंह तृतीय उनको हराते हैं और शक साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लेते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय इस उपलक्ष्य में जो है सकरादित्य की उपाधि धारण करते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, उन्होंने शकों को हराया था, इसीलिए उन्होंने सकरादित्य की उपाधि धारण की थी, और उन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था व्याघ्र अंकित, यानी कि बाघ अंकित चांदी का सिक्का चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस उपलक्ष्य में, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया था, तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। उस चांदी के सिक्के पे किस पशु का अंकन है, तो बाघ का है। और सकरादित्य की उपाधि उन्होंने किस खुशी में जो है धारण की थी, तो शकों को पराजित करने की।
जो है खुशी में या प्रसन्नता में। ये भी एग्जाम में आया है कि कौन सा शासक था जिसने शकों को पराजित किया था, तो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इतने सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हिंद यवन अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं मौर्य साम्राज्य के बाद, पतन के बाद, फिर कैसे एक शाखा आती है शकों की और वो अपना क्षेत्र विस्तार कर रही है। तो इतने बड़े क्षेत्रों में जो है वो विदेशियों का जो है अधिकार हो चुका है। आगे चल कर के ये जो मतलब शक हैं ये विस्तार कर लेते हैं, इधर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य आएगा और उसके साम्राज्य को यानी शकों के साम्राज्य को धीरे धीरे खत्म करेंगे और गुप्त साम्राज्य को बढ़ाएंगे या विस्तार करेंगे ऊपर की तरफ। इसी में आप देखेंगे जो यूची कबीला है ये यहाँ तक अधिकार कर चुका था और यहाँ का जो अधिकार है ये हुंग जो नू है या जो हूण है उन्होंने यहाँ तक अधिकार कर लिया था। बाद में जो हूण है इन्हें संतोष नहीं होता और ये यूचियों के ऊपर फिर से आक्रमण कर देते हैं, यानी कि शकों की जगह पे यूची स्थापित थे और जो हुंगनू है या जो हूण है वापस शकों के ऊपर जो है ये जो यूची कबीला है इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो जो यूची है ये भी भारत की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसके पहले शक आए थे उनको यूचियों ने भगाया था, अब यूचियों को हुंगनू भगाएंगे और जो यूची है ये ऊपर के क्षेत्रों से नीचे की तरफ आएंगे। तो यूचियों की दो शाखा हो जाती है, एक शाखा तो जो है नीचे से होते हुए तिब्बत के क्षेत्र में चली जाती है, जो कि तिब्बत पहले एक देश हुआ करता था, वर्तमान में चाइना के अधिग्रहण में है। तो ये तिब्बत में आकर के बस जाते हैं, एक शाखा इनकी तिब्बत में आ जाती है, बस जाती है यूची कबीले का और ये आज भी वहाँ पे तिब्बत में है। और दूसरी जो शाखा है बच्चों वो आगे बढ़ती है और जो हिंद यवन शासक है इनको हरा देती है और इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेती है, यानी कि जो हिंद यवन शासक है इन लोगों को धीरे धीरे करके हराती है और इन क्षेत्रों में अपना जो है क्षेत्र विस्तार कर लेते हैं जो है यूची। और यही यूची जो कबीला है ये कुषाण वंश के नाम से भारत में जाना जाएगा। तो यूची कबीले के हैं जो है कुषाण वंश वाले और ये लोग आते हैं और इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं, यानी कि हिंद यवन शासकों को यहाँ से समाप्त करके इन क्षेत्रों पे कुषाणों का अधिकार हो जाएगा। और यही जो कुषाण शासक हैं इसमें आप देखेंगे कुजुल कटफिसस हैं जिन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी भारत में। उनके जो पुत्र हैं वो बिम्ब कटफिसस होते हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार सिक्कों पे जो है राजाओं के चित्र उकेरे जाने लगते हैं, अलग अलग तरह के जो फिगर्स बनने लगते हैं। और बिम्ब कटफिसस के बाद जो ये कबीला है यानी कि जो कुषाण कबीला है एक नए राजा को स्थापित करता है जिसका नाम कुषाण मतलब जो है कनिष्क था। और जो कनिष्क हैं इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार काफ़ी जो है बड़ा किया और इन्होंने अपनी सेना ले करके यहाँ जो मगध साम्राज्य था इस पर भी आक्रमण किया था। और यहाँ पर आक्रमण करने के बाद यहाँ पे एक कमज़ोर राजा था उसको उन्होंने हराया था और उससे उन्होंने जो है 3 चीज़ें प्राप्त की थी। एक तो उन्होंने मांगा कि जो भगवान बुद्ध का दांत है जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भगवान बुद्ध की डेथ हो जाती है तो उनके शरीर के पार्ट्स को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, लोग उसको ले लेते हैं और अपने यहाँ उस पर स्तूप बना देते हैं। तो यहाँ पे उनके शरीर के भाग को बांटा गया था। तो ऐसा माना जाता है मगध में जो है बुद्ध का दांत था। कहीं कहीं सुनने में आता है कि नहीं उनका भिक्षा पात्र इनको मिला था, तो कहीं भिक्षा पात्र भी मिल सकता है और कहीं पे बुद्ध की दांत भी मिल सकती है। तो उसे प्राप्त करने के लिए कनिष्क ने यहाँ पे आक्रमण किया था, क्योंकि जब कनिष्क यहाँ पे क्षेत्र विस्तार किया तो वो बौद्ध धर्म से परिचित हुआ, उसे पता चला कि कोई बौद्ध धर्म है और उसके जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध हैं और उनका जो भिक्षा पात्र या दांत वो मगध साम्राज्य के पास है और वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं और मगध पे आक्रमण करते हैं। और बदले में जब शासक हार जाता है मगध का तो वो जो शासक हैं कुषाण शासक कनिष्क इनको भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र या दांत जो भी उसे उनके पास था उसको देते हैं। उन्होंने जो कनिष्क हैं उन्होंने कहा कि हमें एक दार्शनिक चाहिए या एक बौद्ध जो है धर्म गुरु चाहिए जो मुझे बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षाएं दे। तो उन्होंने अश्वघोष को दिया था कनिष्क को। इसके अलावा कनिष्क ने एक विचित्र या अद्भुत कुक्कुट या मुर्गे का मांग किया था और उन्हें मुर्गा भी मिला था। तो ये 3 चीज़ों को लेकर के वो मगध साम्राज्य से वापस चले जाते हैं कश्मीर और यहाँ के क्षेत्रों पर उनका शासन था। उनकी जो राजधानी थी वो पुरुषपुर या पेशावर थी और ये पाकिस्तान और जो आप देखेंगे भारत का जो कश्मीर है इन्हीं क्षेत्रों में इस कुषाण वंश का जो है स्थापना था। कुषाण वंश काफ़ी भव्य वंश था और जो खास करके जो कनिष्क हैं इनका साम्राज्य काफ़ी बड़ा था। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के इन्हीं राजाओं ने चलाया था और कनिष्क का जो साम्राज्य था ऊपर के रेशम मार्ग तक था। यहाँ से आने जाने वाले लोगों से ये टैक्स भी लिया करते थे। तो एग्ज़ाम में आया है कि किस भारतीय शासक का अधिकार
रेशम मार्ग तक था, तो ये कुषाण वंश के शासकों का था और इन्होंने मगध से कुछ 3 चीज़ें वसूल की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों की क्या क्या था। तो एक तो अश्वघोष थे और दूसरा भगवान बुद्ध का दांत या भिक्षा पात्र था और तीसरा कुक्कुट या मुर्गा था। तो ये थे और इन्हीं के शासनकाल में आपको पता है जब अश्वघोष जाते हैं और उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है तो बताएं कि बौद्ध धर्म क्यों पतन की तरफ जा रहा है। तो जो अश्वघोष हैं वो कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म है इसकी पहले संगीतियाँ बुलाई जाती थी या सम्मेलन बुलाए जाते थे और काफ़ी साल हो चुके हैं कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया है, बौद्ध धर्म पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और इसमें बहुत सारे जो है मतभेद हो रहे हैं और बौद्ध धर्म का पतन हो रहा है। तो ये जो कंस हैं ये अपने शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध धर्म का सम्मेलन बुलाते हैं और ये चौथा सम्मेलन था और इसी सम्मेलन में जो दूसरे सम्मेलन में विभाजित महासंघिक और स्थविर थे यही हीनयान और महायान में तब्दील हो जाते हैं। जो स्थविर थे ये हीनयानी बन जाते हैं, यानी कि पुरानी परंपराओं को जो भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए थे, जो नियम कानून बनाए गए थे उन्हीं को मानने वाले, और जो महासंघिक थे वो महायान शाखा में तब्दील हो गए, जो उसमें नए नए जो है परिवर्तन ला करके उन सारी चीज़ों को आसान बना करके इसको फॉलो करते थे। और कनिष्क खुद महायान शाखा का ही मानने वाला था या उसने अपने दरबार में महायान शाखा को संरक्षण दिया हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं बच्चों जो इन विदेशियों के बारे में हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि मौर्योत्तर यानी कि मौर्यों की समाप्ति के बाद कौन से शासकों का आक्रमण हुआ। तो पहले हिंद यवन आए, यहाँ तक आक्रमण करके क्षेत्र विस्तार किया। फिर जो है हुंगनू ने यूची पर आक्रमण किया, यूची ने शकों पर किया, शक जो है नीचे के क्षेत्र में आके बसे और उन्होंने इतने क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया। आगे चल करके जो हुंगनू है उन्होंने फिर से यूचियों पर भी आक्रमण किया और यूची आते हैं और ऊपर के क्षेत्रों में हिंद यवनों से आक्रमण करके इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं और यहाँ से वो कैसे फिर शासन करते हैं और वो खास बातें जो कुषाण वंश से संबंधित थी वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी में आप जो है देखेंगे जो पहलव हैं वो भी आक्रमण किए थे और पहलव ज़्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए थे। तो इतनी आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहले तो शक हैं, हिंद यवन है, उसके बाद शकों का आक्रमण, शकों के बाद पहलवों का हुआ था और पहले जो है वो जो है बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं करते हैं, वो शकों से घुल मिल जाते हैं, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। और पहलवों के बाद जो आक्रमण होता है वो कुषाणों का था या यूची कबीले का था। तो ये 4 विदेशी आक्रमण जो मौर्योत्तर साम्राज्य के पतन के बाद हुए थे उनके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। इसके बाद हम आगे जो भारत के राजवंश हैं जिन्होंने जो है शासन किया, शुंग, कर्ण व सातवाहन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आए थे। लेकिन इस समय के जो साक्ष्य हैं जो बताते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ये साक्ष्य हैं यानी कि स्रोत हैं इंडो ग्रीक, कुषाण और सातवाहन साम्राज्य की जानकारी के। और इसमें आप देखेंगे पहला जो पॉइंट है, इंडो ग्रीक शासक प्रथम भारतीय शासक थे जिन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में सोने के सिक्के जारी किए। यानी कि जो इंडो ग्रीक शासक है ये जो हिंद यवन है इन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे पश्चिमोत्तर क्षेत्र के बाद के क्षेत्रों में। आगे है इन्हीं के शासनकाल से जो सिक्के हैं ये राजाओं से जुड़ गए थे और साथ ही इससे पहले यह व्यापारी श्रेणियों द्वारा जारी किए जाते थे। यानी कि जो इंडो ग्रीक शासक हैं इन्हीं के शासनकाल में जो सिक्के हैं ये राजाओं से जुड़े, यानी कि राजाओं का नाम इन पे अंकित होने लगा या राजा जो है वो सिक्के ढलाई करवाने लगे। इसके पहले भारत में जो सिक्के ढलाई होते थे वो मोस्टली जो श्रेणियाँ होती थी, व्यापारिक श्रेणियाँ, शिल्पी श्रेणियाँ, ये लोग सिक्के की ढलाई किया करते थे। तो हिंद यवनों ने ही भारत में सिक्के जो है वो राजाओं से जोड़े थे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और इन्हीं के सिक्कों पर जो है शासकों ने सर्वप्रथम आकृति तथा लेख युक्त सिक्के चलाए थे। यानी कि इंडो ग्रीकों ने ही सबसे पहले लेख युक्त और आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। भारत में लेख युक्त सिक्के नहीं चलते थे बल्कि यहाँ पे पंचमांक सिक्के चलते थे, यानी कि आहत सिक्के चलते थे। लेकिन इंडो ग्रीक शासकों ने लेख युक्त और आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। और आपको पता है यही जो है इन्होंने ही उलूक शैली के सिक्के चलाए थे। हिंद यवनों ने ही भारत में उलूक यानी कि उभरी हुई आकृति के सिक्के चलाए थे। हिंद यवनों ने ही भारत को फलित ज्योतिष से परिचित कराया था। फलित जो जानते हैं आपके यहाँ जो है ज्योतिष से तो लोग परिचित थे, लेकिन वो ज्योतिष सिर्फ ये बता सकता था कि कौन से टाइम में कौन सा ग्रह कहाँ पे है, चंद्रमा कहाँ पे है, सूर्य कहाँ पे है। लेकिन हमारे यहाँ का जो ज्योतिष था वो ये नहीं बता सकता था कि इन ग्रहों की स्थिति का लोगों के ऊपर या विभिन्न राशियों के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो ये जो प्रभाव की बात होती है ये फलित ज्योतिष कहलाता है, यानी कि उसका फल लोगों के ऊपर किस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव पड़ता है ग्रहों का। ये चीज़ हमें हिंद यूनानियों ने सिखाया, या हमने ये चीज़ हिंद यूनानियों से सीखा कि ज्योतिष तो हमें आती थी, हम सारी चीज़ें बता सकते थे, लेकिन इंसानों के ऊपर उसका क्या असर होता है और कैसे हम उसको जानते हैं, ये चीज़ हमने हिंद यूनानियों से सीखा था। तो हमने हिंद यूनानियों से क्या क्या सीखा। एक तो हमारे जो सिक्के हैं इन्होंने ही जो है ढालने सिखाए, खास करके उलूक शैली। दूसरे इन्होंने लेख युक्त और आकृति युक्त सिक्के ढालना सिखाया। तीसरा इन्होंने हमें फलित ज्योतिष सिखाया। चौथा इन्होंने सिखाया कि कैसे हम जो है एक वर्ष में जो है समय को बांटेंगे और उस वर्ष को फिर महीने में बांटेंगे, महीने को सप्ताहों में बांटेंगे और सप्ताहों को दिनों में बांटेंगे। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता था। हमारे यहाँ जो एक तरीके से कहेंगे 15-15 दिनों के पक्ष में बांट दिया जाता था, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और सूर्य और चंद्रमा के स्थिति के आधार पे शुक्ल और कृष्ण पक्ष के आधार पे ही जो है समय को निर्धारित किया जाता था। लेकिन जो यूनानी है इन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम वर्ष को महीनों में, महीनों को जो है सप्ताहों में और सप्ताहों को दिनों में बांट सकते हैं। तो ये भी हमने हिंद यूनानियों से ही सीखा था। इसके अलावा उन्होंने हेलेनिस्टिक कला यानी कि गांधार कला भी हमें सिखाई थी, उन्हीं का देन है गांधार कला। इसके बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमने हिंद यूनानियों से सीखे थे बच्चों, एग्जाम में आता है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। आगे है बच्चों अभिलेख। कौन कौन से अभिलेख हैं जिससे उस समय की जानकारी मिलती है? तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह संस्कृत का प्रथम सबसे बड़ा अभिलेख है, इंपॉर्टेंट है, बता चुकी हूँ। इसके अलावा खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भी है, इससे भी हमें पता चलता है खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। यह पहला प्रशस्ति अभिलेख है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह पहला प्रशस्ति अभिलेख है, यानी कि राजा की प्रशंसा में किया गया अभिलेख है, लिखा गया अभिलेख है। इसके अलावा गौतमी पुत्र बलश्री का नासिक अभिलेख है, इंपॉर्टेंट है। नासिक अभिलेख किसका है? तो गौतमी बलश्री का है, जो कि सातवाहन वंश की है। नेक्स्ट है धनदेव का अयोध्या अभिलेख, यानी कि अयोध्या अभिलेख किसका है? तो धनदेव का है, और ये शुंग काल से संबंधित है। इससे भी हमें पता चलता है मौर्योत्तर साम्राज्य के बारे में। इसके अलावा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी या पुलमयी का कन्हेरी अभिलेख, ये भी एग्जाम में आया कि कन्हेरी अभिलेख किसका है? तो वशिष्ठ पुत्र पुलमयी का है कन्हेरी अभिलेख, इंपॉर्टेंट है। इससे भी पता चलता है मौर्योत्तर काल का। इसके अलावा हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ अभिलेख, ये हिंद यूनानी और शुंग यानी कि ये तीनों काल के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है हेलियोडोरस के बेस नगर स्तंभ अभिलेख से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बच्चों। साहित्यिक साक्ष्य कौन कौन से हैं जो समय के काल के बारे में हमें बताते हैं? तो पुराण है, पुराण में मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 3 पुराण हैं जो उस समय के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इसके अलावा हर्षचरित जो हर्षवर्धन ने लिखी थी, इससे भी पता, बाणभट्ट ने लिखी थी, ये भी हर्ष काल से संबंधित है और मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलता है। दिव्यवदान से पता चलता है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। ललित विस्तार से भी उस समय के बारे में पता चलता है। आर्य मंजुश्री मूल कल्प से भी पता चलता है। मिलिंद पन्हो, जिसमें मिलिंद या मिनांडर और नागसेन का संवाद है, इससे भी पता चलता है। गार्गी संहिता भी मौर्योत्तर काल की जानकारी देती है। मालविका अग्निमित्रम, यानी मालविका और अग्निमित्र की जो प्रणय कथा है, जो कि शुंग वंश के जो संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं अग्निमित्र, उनके प्रणय कथा से भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है, और ये लिखा है कालिदास ने, इंपॉर्टेंट है। पतंजलि का महाभाष्य, इससे भी हमें पता चलता है उस समय की जानकारी का, हमें इससे भी जो है मालूम होता है। इसके अलावा थेरावली पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखा गया पुस्तक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा उस समय का एक किताब है हरिवंश। इसके अलावा टालेमी के विवरण हैं, स्ट्रैबो का जियोग्राफी है, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री है, तारकनाथ का तिब्बत इतिहास है, विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम है, फाहियान की जो है कृतियाँ हैं। इसके अलावा ह्वेनसांग के विवरण हैं। इसके अलावा भट्ट स्वामी द्वारा लिखित प्रतिपदा पंचिका या अर्थशास्त्र पर टीका है। ये जो प्रतिपदा पंचिका है ये अर्थशास्त्र पर टीका है, जो लिखा है भट्ट स्वामी ने। तो इतने सारे जो है उस समय की किताबें हैं या जो साहित्य हैं जिनसे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। इसके अलावा उस समय का राजनीतिक विस्तार, तो आप देखेंगे शुंग वंश,
इसके अलावा बाणभट्ट के हर्षचरित से सूचना प्राप्त होता है, यानी कि शुंग वंश के बारे में बाणभट्ट के हर्षचरित से सूचना प्राप्त होता है। इस वंश की हमें जानकारी मिलती है कि 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और पुष्यमित्र शुंग ने जो है स्थापना किया शुंग वंश का, और ये उज्जैन के ब्राह्मण थे, और इन्होंने फिर से वैदिक धर्म, वैदिक कर्मकांड और वैदिक नियम कानून को स्थापित करने का प्रयास किया था। इसके अलावा धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन से अभिलेख से पता चलता है? तो अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और ये राजा कौन है जिन्होंने लिखवाया था? तो धनदेव हैं, और उनके जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित थे वो पतंजलि थे। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके पुरोहित पतंजलि थे? तो पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के जो पूजा कराने वाले मेन पुरोहित थे वो पतंजलि थे, यानी कि फिर से वही पुराने वैदिक कर्मकांड जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने शुरू किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने मात्र सेनानी की उपाधि ली, राजा की नहीं, यानी कि वो अपने आप को राजा नहीं कहे बल्कि सिर्फ सेनानी की उपाधि उन्होंने लिया था, जबकि अग्निमित्र यानी कि उनके जो पुत्र हैं उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया या राजा की उपाधि ली थी। आगे है दिव्यावदान तथा आर्य मंजुश्री मूल कल्प के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का धार्मिक उत्पीड़न किया, यानी कि ये किताबें हैं दिव्यावदान तथा आर्य मंजुश्री मूल कल्प जो कहती हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का धार्मिक उत्पीड़न किया, यानी कि उन्हें धर्म के नाम पे उन्हें सताया, उन्हें मारा पीटा और स्तूपों का विनाश किया, यानी कि स्तूपों को तोड़ा। लेकिन ये दिव्यावदान ही कहता है कि किंतु उन्होंने भरहुत स्तूप को बनाया था, और इन्हीं के शासनकाल में सांची के स्तूप को 2 गुना किया गया था। ये भी कौन कहता है? दिव्यावदान ही कहता है। और दिव्यावदान ही कहता है कि जो शुंग हैं, पुष्यमित्र शुंग है, इनके दरबार में जो 2 बौद्ध मंत्री भी थे, यानी कि वही बताता है कि उन्होंने परेशान भी किया बौद्धों को, उनको मारा भी, उनकी हत्याएं भी की। और यही ग्रंथ भी ये भी कहते हैं कि बाद में चल करके उन्होंने जो है स्तूपों का निर्माण भी कराया, सांची का स्तूप का जो आकार है 2 गुना किया, और अपने राज दरबार में बौद्धों को भी शरण दिया या उनको मंत्री के रूप में रखा। तो ये सारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी अग्निमित्र थे, और सुमित्र थे, वज्रमित्र थे, भागवत या भागभद्र थे, और देवभूति। ये जो है पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी हैं, जो क्रम में हैं, लास्ट में देवभूति हैं। शुंग काल में भागभद्र महत्वपूर्ण शासक है, यानी कि शुंग काल का जो महत्वपूर्ण शासक है वो भागभद्र है। इसी के दरबार में यवन शासक एंटियालकिट्स का राजदूत हेलियोडोरस आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुंग वंश के जो राजा हैं भागभद्र या भागवत, इन्हीं के दरबार में हेलियोडोरस आया था, जो कि हिंद यवन का राजदूत था, एंटियालकिट्स का राजदूत था, और ये आया था जो है इनके शासनकाल में मगध में कौन है? भागभद्र हैं, और ये हेलियोडोरस हैं। और इन्होंने यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे देखा कि भागवत जो धर्म है उसकी स्थापना हुई है, और भागवत धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से वैष्णव की पूजा करते हैं, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और जो हेलियोडोरस हैं ये जब आते हैं तो इतनी ज़्यादा ये वैष्णव धर्म से या भागवत धर्म से प्रभावित हो जाते हैं कि ये खुद ही भागवत धर्म जो है स्वीकार कर लेते हैं, और इन्होंने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी? हेलियोडोरस ने। और ये किसको समर्पित है? तो भागवत धर्म को समर्पित है। और ये क्या है? ये यवन शासक के राजदूत हैं, और यवन शासक कौन है? एंटियालकिट्स। और ये किसके दरबार में आए हैं? तो भागभद्र के दरबार में आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है, ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने जो स्थापना किया था अभिलेख का, यानी कि गरुड़ स्तंभ का, उस पर उन्होंने जो है क्या किया है? कुछ जो है वर्ड लिखवाए हैं, जिसमें दिया है दम, यानी कि आत्मनिग्रह, त्याग तथा अप्रमाद, यानी कि ये 3 शब्द को उन्होंने उस स्तंभ पर अंकित कराया है। शुंग काल में ही मनुस्मृति की रचना की गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मनुस्मृति की जो रचना हुई है, जिसकी आज बहुत ज़्यादा लोग बुराई करते हैं और कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं, उसमें बहुत ज़्यादा महिलाओं और शूद्र वर्ण के लोगों के लिए अच्छी बातें नहीं की गई हैं। ये जो पुस्तक की रचना है, जिसे हिंदू का कानून माना जाता था, उस समय हिंदू लोगों के लिए कानून माना जाता था, इसकी स्थापना या इसका जो रचना है ये शुंग काल में हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कि मनुस्मृति में किस तरह के नियम कानून लिखे गए हैं। इसका मतलब जो शुंग वंश के शासक थे वो कुछ उसी तरह के सोसाइटी की कल्पना करते थे या वो अपने समाज में कुछ ऐसी ही व्यवस्था चाहते थे, और उन्होंने उन्हीं के शासनकाल की पुस्तक है, तो उस पुस्तक को पढ़ के या देख के आप समझ सकते हैं कि शुंग जो साम्राज्य था उसमें किस तरह के नियम कानून या व्यवस्थाएँ थीं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, मनुस्मृति इन्हीं के शासनकाल में लिखी गई है, और जो पतंजलि का महाभाष्य है उसकी रचना भी इन्हीं के शासनकाल में हुई है। इसके अलावा जो आप देखेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका, यानी कि जो ये महाभाष्य है ये क्या है, ये पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसी पर ये टीका लिखा गया है महाभाष्य, यानी कि पतंजलि का महाभाष्य जो है वो पाणिनि का जो पुस्तक है उसी के ऊपर टीका लिखा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इतनी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की कि कैसे आक्रमण हुआ, कैसे क्षेत्र विस्तार हुआ, विदेशियों को हमने पढ़ लिया, यहाँ से हम देशी शासक को भी पढ़ रहे थे पुष्यमित्र शुंग से, और पुष्यमित्र शुंग ने जो स्थापना की थी वो आप देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है यानी कि ये मगध से लेकर के और ये क्षेत्र जो है ये पुष्यमित्र शुंग का था, और उनकी दो राजधानी थी, एक थी पाटलिपुत्र और दूसरा था विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है। ये उनकी मेन राजधानी थी, ये उपराजधानी थी। यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग स्वयं शासन करते थे, यहाँ पे उनका पुत्र अग्निमित्र शासन कर रहा था, अग्निमित्र का शासन था, और यही मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा है मालविका अग्निमित्रम, जिसको लिखा है कालिदास ने। यहाँ पे अग्निमित्र हैं शासक और यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग है जो शासन कर रहे थे, पुष्यमित्र शुंग। तो ये है जो है शुंग वंश का साम्राज्य, और ये है शकों का साम्राज्य। ये था पहले हिंद यवनों का साम्राज्य जो बाद में कुषाणों का साम्राज्य बन गया। बच्चों आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है उन विदेशियों का आक्रमण जो बारी बारी से हुआ क्रम में, और ये भारतीय शासक है जिन्होंने क्रम में बारी बारी से भारत पर शासन किया। तो कल से हम इन्हीं लोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा और आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।